आज की कहानी का टाइटल है बहू को प्यार दो, पर ऐसी बहू का क्या करें। गोपाल दास जी, घर के मेन गेट पर मुझे सिर्फ सफेद लिली की ही डेकोरेशन चाहिए। साथ ही साथ वहां से बंगले की एंट्रेंस तक सफेद गुलाबों का गलीचा बिछा दो। और रामदीन काका, आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आज डिनर के मेन्यू में वंश और महर की फेवरेट डिशेज ही हो। और सुनीता, तुम क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रही हो? जाओ, जाकर वंश और महर के लिए पूजा का थाल तैयार करो। रेशमा जी आवाज में खुशी की खनक थी। पूरा घर सुंदर फूलों से महक से सरोबार हो रहा था और रसोई घर से आने वाले व्यंजनों की भीनी भीनी खुशबू मन को ललायित कर रही थी। रेशमा जी घर के सभी नौकरों को काम की फहरिस्त पकड़ाई रही थी। नवविवाहित जोड़ा के स्वागत की तैयारियां पर नजरें गड़ाई हुई थी। उनके बेटे वंश ने महर को कॉलेज में ही पसंद कर लिया था। दोनों ने ही अपने अपने परिवारों को इस प्रेम विवाह के लिए रजामंद कर लिया। दोनों परिवार समाज में नामी गिरामी धनाढ्य परिवारों की गिनती में आते थे, तो किसी के पास इस विवाह प्रस्ताव को ना मानने की कोई वजह ही नहीं थी। महर भी आधुनिक विचारों की पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की थी। जात बिरादरी भी एक ही थी, इसलिए दोनों का विवाह हंसी खुशी संपन्न हो गया। हिमाचल के मंडी शहर में किशन चंद जी का ड्राई फ्रूट्स का बड़ा कारोबार था। शहर के बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम अग्रणी था। परिवार में रेशमा जी जैसी सुघड़ व सुशील पत्नी, दो नेक दिल व होनहार बेटे, एक प्यारी सी बेटी। समाज में मैं अच्छा खासा मान सम्मान और इज्जत। कुल मिलाकर किशन चंद जी अपने परिवार के साथ एक बेहतरीन आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। कुछ ही देर में वंश और महर की गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। दोनों का भव्य स्वागत किया गया। महर भी अपनी खुशकिस्मत पर इतरा रही थी। उसे इतना प्रेम करने वाला ससुराल पक्ष जो मिला था। विवाह के कुछ दिन तक सब अच्छे से चलता रहा, परंतु कहते हैं ना, समय कभी भी एक सा नहीं रहता। रेशमा जी परिवार और संस्कारों की बातों पर जोर देती और महर, वो तो अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहती थी। आए दिन महर के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलने पर किशन चंद जी ने ऐतराज उठाया तो रेशमा जी ने कहा, सुनो जी, क्यों पुरानी दकियानूसी विचारों में पड़ते हो? कपड़ों में क्या रखा है? अगर आजकल के बच्चे इस तरीके से खुश हैं तो हम क्यों पुरानी परंपराओं के चलते उनकी खुशियां खराब करें? और फिर वैसे भी हमारी बेटी भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती है, तो बेटी और बहू में क्या फर्क? रेशमा जी की बात सुनकर किशन चंद जी ने कुछ समय के लिए चुप्पी साध ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, महर का स्वभाव दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता गया। वो ससुराल में किसी की बात नहीं सुनती। अब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी, बार, डिस्को इत्यादि में अधिक समय बिताने लगी। बात धीरे धीरे बढ़ती गई। महर अब जुआ खेलने लगी, के साथ ही सट्टे में भी पैसे लगाने लगी थी। उधर वंश महर की इन नित गई आदतों से तंग आ चुका था। इन सभी बातों से तंग आकर उसने इस बार अपने ससुराल वालों से बात की, परंतु उन्होंने तो उल्टा वंश को ही भला बुरा कहकर फोन पटक दिया। अब तो पानी सिर से ऊपर गुजर गया था। एक दिन महर ने सट्टे में 20 लाख की बड़ी रकम लगाई और वो सट्टा हार गई। अब महर को पैसा चुकाने की चिंता सताने लगी थी कि वो इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहां से कर पाएगी। उस शाम वो शराब के नशे में धुत होकर घर आई। शराब का नशा उतरा तो 20 लाख रुपए चुकाने का खतरा फिर से सिर पर मंडराने लगा। वो वंश के पास आकर रोने लगी और बोली, वंश, मुझे परसों तक हर हाल में 20 लाख रुपए चाहिए। क्या 20 लाख? महर, पागल हो गई हो क्या तुम? 20 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगा इतनी बड़ी रकम? और पिताजी से 20 लाख रुपए मांगने का मतलब है उन्हें इसके पीछे की वजह बताना, जो कि असंभव है। और तुमने जो मुझे अपने माँ बाप की नजरों में इतना गिरा दिया है, लाख तो बहुत दूर की बात है, वो मुझे 20,000 भी नहीं देंगे। पैसा न मिलने की बात सुनकर महर बौखला गई और वंश पर चीखने चिल्लाने लगी। तुम मुझे नहीं जानते वंश की मैं क्या कर सकती हूँ, और रही बात पैसे की तो वो तो तुम्हारा बाप भी देगा। क्या कर लोगी तुम? वंश चीख पड़ा। अगर तुमने मुझे ये पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कराऊंगी कि तुम लोग मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हो और मेरे माता पिता से 2 करोड़ की रुपए की डिमांड कर रहे हो, जो वो देने में असमर्थ हैं। जब तुम्हारा सारा परिवार जेल की चक्की काटेगा ना, तो तुम लोगों को सारा नशा ढीला हो जाएगा। ये कहकर वो पैर पटकती हुई अपने कमरे की ओर चली गई। छोटी मोटी रकम की भरपाई तो वंश कर दिया करता था, परंतु इतनी बड़ी रकम पिताजी से लेना असंभव था और महर के कहे अनुसार घर के बिजनेस में हेराफेरी करके पैसे निकालना भी उसे मंजूर नहीं था। उसने महर को समझाने की कोशिश की और कहा, देखो महर, आज तक मैंने तुम्हारी गलतियों में भी तुम्हारा साथ दिया है, परंतु अब हर बात हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो तुम कर रही हो वो हम दोनों के परिवारों की साख पर बट्टा लगा सकता है। महर गुस्से में आग बबूला हो रही थी और वंश और उसके परिवार वालों को देख लेने की धमकी दे रही थी और अपना कमरा लॉक कर लिया।
महर अब क्या कदम उठाने वाली है इसका वंश को बिल्कुल भी भान न था। उसने महर की धमकी को हल्के में ले लिया था। कुछ देर में वो किसी काम के सिलसिले में मंडी शहर चला गया। शाम का महर अपना मुंह फुलाए बैठी रही। रेशमा जी के बार बार बुलाने के बाद भी महर ने दरवाजा नहीं खोला। रेशमा जी को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी तो उन्होंने महर के लिए खाने की प्लेट लगवाई और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। बहुत देर तक दरवाजा लगाने के बाद भी महर ने दरवाजा नहीं खोला और ये देखकर रेशमा जी का दिल घबराने लगा था। अंदर किसी प्रकार की आहट या आवाज ना होने पर रेशमा जी ने दरवाजा बाहर से तोड़वा दिया, परंतु ये क्या, महर तो गले में फंदा डाले पंखे पर झूल रही थी। अंदर का ये भी विभत्स्य दृश्य देखकर रेशमा जी बेहोश होकर गिर पड़ी। आनंद फानंद में उसकी बॉडी को घर के नौकरों ने नीचे उतार दिया। महर अब दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। घर के रसोइया रामदीन काका ने पुलिस को और महर के मायके वालों को भी कॉल कर दिया। पुलिस घर आकर महर की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले गई। महर के मायके वालों ने किशन चंद्र जी पर दहेज में 2 करोड़ रुपए मांगे जाने का इल्जाम लगाया और रेशमा जी पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने जानबूझकर महर को मरवाकर फंदे पर लटकाने के बाद वंश को घर से बाहर भेज दिया। किशन चंद्र जी को केस की सुनवाई तक जेल में बंद कर दिया गया। वे बेचारे जेल में अपनी बदकिस्मती को कोसते रहे। इज्जत पर लगा बट्टा वो सहन ना कर सके। केस की अगली सुनवाई से एक रात पहले जेल में उन्हें हृदयाघात हुआ और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। किशन चंद्र जी के मृतदेह को घर लाया गया। रेशमा जी अपने पति की मृत्युशैया पर देखकर गश खाकर गिर रही थी। बड़े दुखी मन से परिवार ने किशन चंद्र जी का अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में महर के परिवार वालों ने केस को रफा दफा करने के लिए रेशमा जी से 3 करोड़ की मांग कर दी। रेशमा जी तो पहले ही पति के रूप में अपना सर्वस्व लुटा चुकी थी। धन दौलत से उन्हें कुछ फर्क न पड़ने वाला था। उन्होंने महर के परिवार वालों को 3 करोड़ देकर केस बंद करा दिया, परंतु पति का अनायास यूं छोड़ जाने से वो बेचारी असहाय हो गई थी। वे समाज की घृणित नजरों को भी सहन नहीं कर पा रही थी। दिन प्रतिदिन लोगों के तीखे तंज दिल के साथ साथ दिमाग पर भी प्रहार कर रहे थे। मान मर्यादा को देखते हुए बेटी के ससुराल पक्ष ने भी रिश्ता तोड़ दिया। तोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। समाज में बदनामी, बेटी की सगाई का टूटना और पति की असामयिक दुखद मृत्यु, सभी घटनाओं ने रेशमा जी के हृदय को तोड़कर रख दिया था। ऐसी घुटन भरी जिंदगी को रेशमा जी भी ज्यादा दिन सहन ना कर पाई और वो भी कोरोना काल के दौरान इस दुनिया को अलविदा कह गई। महर की नादानियां एक प्यारे से परिवार की इज्जत को लील गई थी। रेशमा जी और किशन चंद्र जी की बसी बसाई दुनिया उजड़ गई थी। वंश और उसके भाई बहन के सिर से उनके माता पिता का साया भी छिन गया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।